मलक नज़ीर अपने बड़े से महल नुमा घर की खूबसूरती से सजे ड्राइंग रूम में बड़े क्रोफर से बैठा हुआ था। हाथ में इसका पर्सनल मोबाइल फ़ोन था और वो बड़े मुअद्दब अंदाज में किसी से बात कर रहा था। जी सरकार, मैंने आपके कहने के मुताबिक कड़ी निगरानी शुरू करवा दी है। बस 1-2 दिन में मेरे बंदे मुझे हर चीज़ से आगाह कर देंगे, फिर आपका काम मज़ीद आसान हो जाएगा। वो धीमी आवाज़ में बोला और दूसरी तरफ मौजूद बंदे की बात को ध्यान से सुनने लगा। बेफिक्र रहें जनाब, मैं इसे अपना ज़ाती काम समझ कर रहा हूँ। बस समझ लीजिए आपका काम हो गया। बस अपना वादा याद रखिएगा। बात के आखिर में इसका लहजा खुशामदी हो गया तो दूसरी तरफ मौजूद बंदे ने चंद अलविदाई कलमात कहने के बाद कॉल काट दी। इसने चेहरे पर एक मकरूम मुस्कुराहट सजाते हुए मोबाइल एक तरफ रखा और सामने बड़ी बोतल से अपने लिए एक जाम तैयार करते हुए गिलास हाथ में पकड़ा और दोबारा सोफे की पुश्त से टेक लगाते हुए टांग पर टांग चढ़ा ली। बस एक मरतबा मुझे ये मिनिस्ट्री मिल जाए, फिर देखना मैं कैसे किसी बेताज बादशाह की तरह अपने सारे दुश्मनों को खाक में मिलाता हूँ। वो धीमे लहजे में बोला और गिलास से एक बड़ा घूंट भरते हुए आंखें मौन ली। मलक नज़ीर नामी यह बंदा मुल्क का एक सिटिंग एमएनए था। जब भी इलेक्शन का वक्त करीब आता, मलक नज़ीर और इस जैसे चंद एक लोगों का टोला हमेशा ही इस कोशिश में रहता कि जीतने वाली पार्टी की गोद में बैठा जाए और इसलिए वो आज तक हर इक़्तिदार में आने वाली हुकूमत का हिस्सा बनता चला आ रहा था। ऐसे ज़मीर फरोशों की वजह से ही मुल्क और इसका सिस्टम ठीक तरह से काम नहीं कर पा रहा था। लेकिन इन जैसों को सिर्फ पैसे और इक़्तिदार की हवस थी। मुल्क चले या ना चले इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनका दीन ईमान पैसा ही था और ये वो तवाइफ़ें थी जो रोज़ाना अपना जिस्म बेचने के साथ साथ अपने ज़मीर का सौदा करने से भी बाज नहीं आती। वो मुतमईन से अंदाज में अपना जाम खाली करते हुए उठ खड़ा हुआ और लड़खड़ाए हुए अंदाज में अपने ड्राइवर को आवाज़ लगाई, ओए बशीर, चल गाड़ी निकाल, हमें एक जगह जाना है। वो क्रोफर से बोला और टेबल पर पड़ा अपना मोबाइल फ़ोन उठाते हुए खारजी दरवाजे की जानिब बढ़ गया। पापा, मुझे आपसे एक काम है। अभी वो दरवाजे तक ही पहुंचा था कि इसका जवान बेटा इसके रास्ते में चला आया। हाँ बोलो मेरी जान, क्या कहना चाहते हो? अचानक ही इसके चेहरे पर दुनिया जहान की मोहब्बत छा गई। वो मुझे कुछ पैसे चाहिए, बड़ी इमरजेंसी पड़ गई है, इसलिए आज ही बंदोबस्त कर दें। इसका बेटा मलक कासिम मिन्नत भरे लहजे में बोला तो वो रुकते हुए परेशानी से इसकी शक्ल देखेगा। सब ठीक तो है ना बेटा? और मैं जो भी कमाता हूँ वो सब तुम्हारा ही तो है। बोलो कितने पैसे चाहिए? वो मलक कासिम को गौर से देखते हुए बोला तो वो थोड़ा उलझन का शिकार हो गया। वो पापा 10 लाख चाहिए। मलक कासिम नज़रें झुकाते हुए बोला तो इसके चेहरे पर एक जानदार मुस्कुराहट दौड़ गई। ओहो, इसमें ऐसा मुँह लटकाने वाली क्या बात होगी? मैं अभी ट्रांसफ़र किए देता हूँ। वो मलक कासिम का गाल थपथपाते हुए बाहर निकल आया और अपनी काली लैंड क्रूज़र में बैठते हुए मोबाइल निकाला और मलक कासिम के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने लगा। यही तो इसकी कुल कायनात थी। दौलत और इक़्तिदार के बाद अगर कोई चीज़ इसके लिए अहमियत की हामिल थी तो इसकी औलाद, जिनके लिए वो कुछ भी कर सकता था, जान दे भी सकता था और किसी की जान ले भी सकता था। इनाया ने सारी कहानी सुल्तान को कह सुनाई। सारा ने बड़े डरते डरते इससे मदद मांगी थी, लेकिन चूँकि मसला ही कुछ ऐसा था कि वह सुल्तान को बताए बगैर हल नहीं हो सकता था। अब वो मुतमईन थी कि कुछ हो भी जाए, सुल्तान इस मसले से बखूबी निमट लेगा। एक अजीब सा एतमाद था इसे सुल्तान की ज़ात पर कि वो इसके और इसकी ज़ात से जुड़े लोगों के किसी भी मामले में कोताही नहीं बरतेगा। वो भी तैयार होकर ही बैठी थी कि नीचे लाउंज से अरबाज चौधरी साहब की आवाज़ इसकी सारी तवज्जो खींच गई, जो इसे नीचे बुला रहे थे। इसने तेज़ी से अपना हुलिया दुरुस्त किया और दुपट्टे को अच्छी तरह से लपेटते हुए नीचे की जानिब भागी। कितना वक्त और लगाओगी बेटा? मेरी बात हो गई है यूनिवर्सिटी में। मैं एक बंदे का नाम लिखवा रहा हूँ, वहाँ एडमन में जाकर इससे मिल लेना, तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। लेकिन वो दोपहर 12 बजे तक ही वहाँ बैठा होगा, इसलिए तुम अभी निकल जाओ। अरबाज साहब मसरूफ़ से अंदाज में बोले तो वो जल्दी से गाड़ी की चाबियाँ उठाते हुए बाहर दरवाजे की जानिब चल पड़ी। अरे नाश्ता तो करती जाओ, ऐसे ही खाली पेट क्या काम होगा तुम जैसी पेटू लड़की से। वह भी दरवाजे तक ही पहुंची थी कि पीछे से आसमा बेगम की आवाज़ ने इसके कदम रोक लिए। मामा, नाश्ते के चक्कर में लेट हो जाना है मैंने, अब कहीं बाहर से ही कुछ खा लूँगी, वक्त बिल्कुल भी नहीं है मेरे पास। वो मसरूफ़ से अंदाज में कहती आसमा बेगम को वहीं होंक बना छोड़कर खुद बाहर निकल आई और गाड़ी स्टार्ट करते हुए इसका रुख इंफॉर्मेटिक्स की जानिब कर दिया, जहाँ इसका एडमिशन मुतवक्के था। कहाँ हो सरकार, कोई अता पता ही नहीं। बबलू उस्ताद का। मेन रोड पर आते ही इसने मोबाइल हाथ में लेते हुए सुल्तान का नंबर मिलाया और कॉल मिल जाने पर बड़े मीठे लहजे में बोली, माइंड योर लैंग्वेज यार, ये किस तरह से बात कर रही हो तुम? सुल्तान इसके अंदाज़ और इसके लफ्ज़ों के चुनाव पर बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी जब्त करते हुए बोला, ये तुम्हारी वजह से ही ऐसी हो गई है मेरी ज़ुबान, अब भुगतो। मैंने कहा था ना कि जो भी हुआ इसके ज़िम्मेदार बस तुम ही होगे।
वो बाल सुल्तान की कोट में डालते हुए खुद हर चीज़ से साफ परियुज़िमा हो गई थी। वो फिनाया, क्या चीज़ हो तुम यार, किसी तौर तो टिक कर बैठ जाया करो। सुल्तान जिच होते हुए बोला, अच्छा फजूल बातों का वक़्त नहीं है, मैं इन्फॉर्मेटिक्स पहुंच रही हूं, तुम भी पहुंच जाओ। आज मेरा एडमिशन है यहाँ और तुम ही ने करवाना है। वो नया हुक्म जारी करते हुए बोली तो सुल्तान ने ओके का सिग्नल दे दिया। कहाँ से पिक करना है तुम्हें? वो मसरूफ़ से अंदाज में ड्राइविंग करते हुए पूछ बैठी। मैं F8 में हूँ, तुम मरकज़ आ जाओ। सुल्तान इसे पता बताते हुए बोला तो इसने ओके करते हुए कॉल काट दी। तुम इसके बहुत क्लोज़ होती जा रही हो इनाया, कहीं तुम्हारे लिए कोई मसला न बन जाए। ऊपर से अगर भाई को पता चला तो एक नया पंडोरा बॉक्स खुल जाना है। इसे सारा की कई बात याद आ गई जब इसने इससे अपना मसला डिस्कस किया था और जवाब में इसने सुल्तान से मदद लेने का इंदिया दिया था। तो फिर क्या हो गया? और जवाब माई फुट, वो क्या सोचता है और क्या कहता है मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपने जहन में आई बात का खुद ही जवाब देते हुए इसने गाड़ी की रफ्तार में इजाफा कर डाला। थोड़ी देर में वो F8 मरकज़ पहुंच चुकी थी और पार्किंग में खड़ी सुल्तान का नंबर मिलाने लगी थी कि शीशे पर नॉक हुआ। इसने चौंकते हुए नज़रें घुमाई तो सुल्तान शीशे में झुका हुआ मुंतज़िर नज़रों से इसे देख रहा था। इसने फ़ौरन ही गाड़ी इनलॉक की और इसे बैठने का इशारा किया। वैसे तुम हमेशा ही छलांग मार देते हो, कभी तो आराम से इंसानों की तरह नाजिल हुआ करो। वो सुल्तान को भरपूर नज़रों से देखते हुए बोली। नेवी ब्लू टी शर्ट और नीचे लाइट ब्लू जीन्स पहने वो बहुत वजीह दिख रहा था। बूटों के तस्मे हनूस खुले हुए थे जिन्हें आज भी बांधने की जहमत गवारा नहीं की गई थी। तुम पीस ही ऐसा हो कि बंदा तुम्हें देखकर पागलों की तरह तुम्हारी जानिब खींचा चला आता है। अब इसमें मेरी क्या खता हुई भला? सुल्तान भी इसे भरपूर नज़रों से देखते हुए जवाबी कार्रवाई कर गया और यही वजह थी कि अब इसकी नज़रें झुक सी गई थी। ब्लैक ट्राउज़र पर गुलाबी टी शर्ट पहने और बालों की ऊंची सी पोनी टेल बनाए वो खुद भी कोई गेंदे का फूल ही दिखाई दे रही थी। यही बातें तुम्हारी, यही बातें हैं सुल्तान, जो मेरी ज़ुबान इस हद तक ख़राब हो गई है। कसम से अब तो मुझे लोगों के सामने एम्बेरस होना पड़ता है। वो दांत पीसते हुए बोली और गाड़ी आगे बढ़ा दी। थोड़ी देर में ही वो लोग यूनिवर्सिटी पहुंच चुके थे और अब वो सुल्तान को साथ लिए एडमन ब्लॉक की जानिब चली जा रही थी। मैं तो कहती हूँ तुम भी इसी यूनी में एडमिशन ले लो, कसम से मज़ा आ जाना है। पूरे 4 साल हम दोनों की मोहब्बत के किस्से यहाँ की दीवारों पर लिखे हुए नजर आएंगे। वो सुल्तान को देखते हुए मज़े से बोली तो वो इसे अफसोस भरे अंदाज में देखे गया। क्या हुआ? मैंने कुछ गलत बोल दिया? या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते? बताओ ना। वो अचानक ही कई सवालदार की। वह गुलाबी सैंडी, मैं MPhil हूँ, ऑलरेडी जॉब कर रहा हूँ और तुम्हारे लिए मैं दोबारा से 3rd ईयर में एडमिशन लेने से तो रहा। सुल्तान इसे अफसोस से देखते हुए बोला तो वो हुज्जत होते हुए नज़रें झुका गई। वो सॉरी भूल गई थी। वो अपने माथे पर हाथ मारते हुए बोली और एडमन ब्लॉक में दाखिल हो गई। जिस बंदी का अरबाज साहब ने बताया था इसका पता पूछते हुए इसके कैबिन तक आई और सुल्तान को बाहर रुकने का इशारा करते हुए खुद अंदर दाखिल हो गई। जी, मुझे अरबाज साहब ने भेजा है, आपकी शायद इनसे बात हुई है। वो सामने मौजूद बंदे को देखते हुए मुअद्दब से अंदाज में बोली। आप लेट हो गई हैं, मैंने 12 बजे तक का वक़्त दिया था, अभी 1 होने वाला है और 1 ही सीट थी मेरे पास, मेरे अपने कोटे के लिए, जो मैंने आपके लेट होने की वजह से एक और जानने वाले को अलॉट कर दी है। अब इनसे बात कर लें, अगर वो राज़ी हो जाते हैं अपनी सीट छोड़ने पर तो फिर कोई बात नहीं, बस कुछ खर्चा पानी लगेगा थोड़ा बहुत। सामने मौजूद बंदा प्रोफेशनल से अंदाज में बोला तो इसे तो मानो आग ही लग गई। ऐसे कैसे? हलवा है क्या जो कहीं भी देख खोली और मरीदों में बांट दी? जब बाबा ने आपसे बात की थी तो फिर कैसे आपने ये सीट किसी और को अलॉट कर डाली? वो तीखे जतूनों से बोली तो सामने मौजूद बंदा इसे हैरत भरे अंदाज में देखेगा। देखिए, आप मुझसे तमीज़ से बात करें और जो भी कहना है अरबाज साहब से बोलें, वो मुझसे बात कर लेंगे। वो बंदा नागवारी से बोला और अपनी जान छुड़वाने के लिए अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ, जो इस बात का इशारा था कि अब वो जा सकती है। वो थोड़ी देर वहीं खड़ी से घूरती रही और फिर पैर पटकते हुए बाहर निकल गई। अरे अरे, क्या हो गया? इतना गुस्सा किस बात पर आ गया जनाब को? सुल्तान इसे गुस्से भरे अंदाज में अपने सामने मौजूद पाकर हैरत से बोला। पता नहीं क्या समझते हैं खुद को, ये निचले लेवल के क्लर्क लोग। मेरी सीट किसी और को दे डाली, ऊपर से पैसे मांग रहा है, फ़कीर न हो तो। वो तपे हुए लहजे में बोली। गाल इसके दहक रहे थे जिनकी वजह से इसकी रंगत गुलाबी हो चली थी। ओ हो, तुम 1 मिनट यहीं रुक, अंदर मत आना, मैं इससे बात कर लेता हूँ। सुल्तान इसे ठंडा करते हुए अंदर कमरे की जानिब बढ़ा। ओ, मारना नहीं है इसे, मैं बाबा से खुद बात कर लेती हूँ। वो सुल्तान को रोकते हुए अपना मोबाइल निकाल कर कॉल मिलाने लगी। सुल्तान ने पलटते हुए इसके हाथ से इसका मोबाइल लिया और अपनी जीन्स की जेब में डालते हुए इसे हौंक बना छोड़कर खुद कमरे में घुस गया। एक तो हर कोई आज अजीब हरकतें ही कर रहा है। जब इसने मेरे बाबा का लिहाज नहीं किया तो तुम्हारी कैसे सुनेगा वो मजदूर? वो मुंह ही मुंह में बिड़बिड़ा कर रह गई। थोड़ी देर गुजरी होगी कि वही बंदा बाहर निकला और इसे बड़ी इज्जत से अंदर बुलाया।
वो इसे एक अदद घूरी से नवाजते हुए अंदर दाखिल हुई तो सामने ही सुल्तान को टांग पर टांग चढ़ाए बैठा हुआ पाया। मैडम जी, यहाँ इस जगह पर बस साइन कर दीजिए, बाकी सारा काम मैं खुद मुकम्मल कर लूँगा। बड़ी इज्जत से बोलते हुए इस बंदे ने एक अदद फार्म इसके सामने रख दिया। वो अचानक ही इस काया पलट पर हैरान ही तो रह गई थी। बहरहाल इस बंदे को घूरते हुए इसने फार्म पर साइन किए और फिर सुल्तान को अजीब से अंदाज में देखी गई। अच्छा जनाब अर्जुमंद साहब, हमें इजाज़त दीजिए, बाकी का सारा काम आप खुद ही देख लीजिएगा। सुल्तान उठते हुए बोला तो अर्जुमंद भी भीगी बिल्ली बना साथ ही उठ गया। ऐसे कैसे जनाब, कोई चाय पानी कोई ठंडा वगैरह तो पीते जाइए। अर्जुमंद नामी बंदे ने मुअद्दब अंदाज में इन्हें ऑफर की। अभी के लिए बस इतना ही, वक्त पड़ने पर चाय भी पियेंगे और ठंडा भी। सुल्तान बस इतना ही बोला और इसे बाजू से थामते हुए बाहर निकला। अब अच्छा सा नाश्ता करा दो यार, कसम से तुम्हारे चक्कर में खाली पेट निकल आया हूँ। सुल्तान इसे देखते हुए मोहब्बत भरे लहजे में बोला तो वो भी मुस्कुराते हुए गाड़ी की जानिब बढ़ गई। बाहर आज कल की निस्बत ठंड में कुछ कमी थी, लेकिन अंदर हाल में बहरहाल आतिशदान सुलग रहा था और सब लोग हस्बे मामूल कुर्सियों पर चौकन्ना अंदाज में बैठे हुए थे। सामने सरबराही कुर्सी पर डेविड पुरसोच अंदाज में बैठा डैनियल ब्राइट को सुन रहा था। हमने एक और ज़मीर फरोश को चारा डाला है चीफ, उम्मीद है कि हमारा काम आसानी से हो जाएगा। इस डिग्निटी की इमारत पर तो हमें पहले ही से कुछ शक था। अब हम लोगों ने मलिक नज़ीर नामी एमएनए को मिनिस्ट्री का चारा डाला है, उम्मीद है ये काम हमारी तवक्का से जल्दी हो जाएगा। डैनियल पुरजोश लहजे में बोला तो डेविड इसे देख कर रह गया। बस एक मरतबा को सिरा हाथ आ जाए, फिर देखना मैं कैसे अजाब बनकर इन लोगों पर टूट पड़ूंगा। डेविड दांत चबाते हुए बोला तो वहाँ बैठे सब अफराद अंदाज़ा लगा सकते थे कि वो चट्टानी इंसान अंदर से काफ़ी बेचैनी का शिकार है। तुम्हें डिग्निटी की इस इमारत पर शक कैसे हुआ? डेविड को किसी तौर चैन नहीं मिल रहा था। इस लड़की के मोबाइल फ़ोन की ट्रैकिंग से जिसने अल्फ़ा 1 का ट्रेंड चलाया था वो 2 मरतबा वहाँ गई है, लेकिन बस इमारत के सामने से ही गुजरी है। अब छोटी सी छोटी बात भी इग्नोर नहीं की जा सकती, तो हमें हर बात को मद्देनज़र रखते हुए इस मामले को हैंडल करना पड़ रहा है। डैनियल तफसीलन जवाब देते हुए बोला। और वो वैसे भी तो जा सकती है वहाँ, इसमें ऐसा क्या ख़ास जो तुम इस बिल्डिंग पर नज़र रखना शुरू हो गए? डेविड ने अपनी तसल्ली चाही। एक दिन तो वो तब गई थी जब रवि प्रसाद को हमारे आदमियों ने छुड़वाया था, और इसके बाद कुछ दिन के वक्फे से फिर वहाँ गई थी। मेरा ख्याल है कि इसकी अल्फ़ा 1 से मुलाकात हो चुकी है, तभी वो वहाँ बार बार जा रही है। डैनियल ने मज़ीद इसकी जानकारी में इजाफा किया तो अब की बार डेविड ने तौसीफ़ी नज़रों से इसे देखा। वेल गुड, मुझे तुम्हारी फुर्ती देखकर यकीनी मानों में खुशी महसूस हो रही है। शाबाश, मुझे बस जल्द से जल्द रिजल्ट चाहिए। वो डैनियल को शाबाशी देते हुए बोला तो एक जानदार मुस्कुराहट इसके चेहरे पर छा गई। आप फिक्र ही ना करें चीफ, बस देखते जाएं कि हम लोग कैसे खामोशी से इन लोगों के सिरों पर मौत बनकर मंडलाते हैं। डैनियल दांत निकालते हुए बोला तो डेविड ने एक हमकारी खारिज करते हुए चेहरा झुका लिया। बॉस, कंफर्म हो गया है कि मेरा पीछा किया जा रहा है, अब आगे के लिए क्या हुक्म है? गुड्डू उस्ताद ने वायरलेस उठाते हुए अगला इकदाम जानना चाहा। जो भी हो, तुम इस रूटीन से हटोगे नहीं और फिक्र की कोई ज़रूरत नहीं, हमारी तुम पर पूरी नज़र है। इसे आगे से जवाब मिला तो इसने मुतमईन होते हुए गाड़ी की रफ्तार में इजाफा कर डाला। कुछ ही देर में वो इसी फ्लैट की इमारत में पहुंच चुका था और बेफिक्री कैसे अंदाज में अंदर दाखिल हो गया। चेहरा इसने हस्बी आदत छुपा ही रखा था। 9वीं मंजिल पर पहुंचते हुए इसने तेज़ी से फ्लैट नंबर 94 का रुख किया और की होल में चाबी घुमाते हुए एक नज़र आसपास दौड़ाई और फिर तसल्ली कर लेने के बाद अंदर दाखिल हो गया। हाँ जी, कैसी रही आज की मशक नंबर 3? सामने ब्रावो 1 बैठा इसे बगौर देखते हुए बोला। कसम से उस्ताद, ऐसा बस फिल्मों में ही देखते आए हैं, अब हकीकत में ये सब हो रहा है तो एक अजीब सा एहसास होता है। गुड्डू उस्ताद ब्रावो 1 को देखते हुए बोला तो इसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट छा गई। बस हमारे साथ रहो और देखो इस दुनिया के कितने रंग हैं, लेकिन एक बात मैं पहले से बता दूं, इस काम में रहोगे तो जान का रिस्क तो बराबर रहेगा। ब्रावो 1 इसे गौर से देखते हुए बोला तो वो सीना फुला कर खड़ा हो गया। पहले जीने का कोई मकसद नहीं था उस्ताद, इसलिए बस गुजारा ही हो रहा था। अब जब इस ज़िंदगी को जीना शुरू किया है तो माँ कसम मज़ा नहीं लगा है। गुड्डू उस्ताद फ़ख्र से बोला तो ब्रावो 1 बस मुस्कुरा कर रह गया। मैं आगे तुम्हें बताऊँगा कि तुम्हें करना क्या है, बस यहाँ रहो और ठीक 2 घंटे बाद यहाँ से निकल कर वापसी की राह हो लेना। ब्रावो 1 ने इसे तंबीह करते हुए खुद उठा और कमरे से मलहिका बेडरूम में चला गया, तो वो भी एक सर्द आह खारिज करते हुए वहीं सोफे पर ढेर हो गया। इसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ब्रावो 1 का प्लान क्या है, लेकिन वो प्लान ही क्या जो किसी की समझ में आ जाए। हाँ, इतना वो ज़रूर जान गया था कि ब्रावो 1 वो इंसान है जो कुछ भी कर सकता है और ये जंग कोई आम जंग नहीं और ना ही ये लोग आम हैं जो इसका पीछा कर रहे हैं। अपने को क्या लगे जितना बोला गया बस इतना ही जान लेना काफ़ी है मेरे लिए।
वो खुद से मुखातिब होते हुए बोला और उठते हुए खिड़की में यहाँ खड़ा हुआ। इसे नीचे पार्किंग में वो गाड़ी मौजूद नज़र आई जो 2 दिन से इसका पीछा कर रही थी। आओ तुम लोग, तुम क्या जानो यहाँ तुम्हारे लिए कैसा बंदोबस्त किया जा रहा है, वो इस्तेज़ाइया अंदाज में बोला और एक नज़र बाहर डालते हुए दोबारा से अंदर चला गया। कामी शाह नीचे पार्किंग में ही मौजूद रहा और फिर 2 घंटे के तवील इंतज़ार करने के बाद जब इसने काली लैंड रोवर को वापस जाते हुए देखा तो फ़ौरन से नीचे उतर आया और सीधा इमारत की जानिब बढ़ा। इसके साथ ड्राइवर भी था। कामी शाह तो करना क्या चाहता है? ड्राइवर से ज़्यादा देर बर्दाश्त ना हो पाया तो पूछ बैठा, वे जल्ले कभी तो सब्र कर लिया कर, देख लेना मैं क्या करने जा रहा हूँ। कामी शाह पुलिसकार से अंदाज में बोला तो ड्राइवर ने दांत में कोस लिए। इसे कामी शाह किसी अंग्रेज़ी फ़िल्म के जासूस की मानक दिखाई दिया। कसम से कामी शाह, तो मुझे किसी फ़ौजी जैसा दिख रहा है, वो जो होते हैं ना, वो अंडरवेयर एजेंट। ड्राइवर मस्त से लहजे में बोला तो कामी शाह चलते चलते रुक गया और इसकी गद्दी पर हाथ डालते हुए इसे झंझोड़ कर रख दिया। अबे खच्चर की औलाद, अंडरवेयर एजेंट नहीं होता, अंडर कवर एजेंट होता है। जब बोला नहीं जाता तो मुंह से फूल क्यों झाड़ता रहता है हर वक्त? कामी शाह से घूरते हुए बोला तो वो शर्मिंदा होते हुए अपना सर झुका गया। वो दोनों तेज़ी से 9वें फ्लोर पर पहुँचे और एक महफूज कोना ताकते हुए कामी शाह ने जल्दी जल्दी अपना काम शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद ही वो लोग लॉबी के कोने में एक छोटा लेकिन इंतहाई ताकतवर वायरलेस कैमरा लगाने की कोशिश में मशगूल थे। कामी शाह ड्राइवर के कंधे पर सवार हुआ अपने काम में मगन था कि अचानक ही ड्राइवर को खारिश हुई और वह झुकते हुए अपनी टांग खुजाने लगा, जिससे कामी शाह का तवाज़न बिगड़ा और वह नीचे गिर गया। किसी मरासी की औलाद, तूने यहाँ भी लुट्टी डालनी शुरू कर दी है, सीधा खड़ा नहीं हो जाता तेरे से, किसी लंगड़े की पैदावार न हो तो। कामी शाह ड्राइवर की तशरीफ पर एक भरपूर लात झटते हुए बोला तो अपना कोला रगड़ते हुए दोबारा से अपनी पहली पोजीशन पर वापस आ गया। थोड़ी देर में ही वो लोग कैमरा लगाने में कामयाब हो चुके थे, जिससे पूरी लॉबी पर नज़र रखी जा सकती थी।